एक बार हम फटाफट से देखते थे इलुस्ट्रेशन नंबर 41। इससे पहले हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 40 तक तो बात कर ली थी। अब हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 41 क्या बोलता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ गर्ग फूड लिमिटेड। ठीक है, और कब का क्वेश्चन है? ISC 2013 का कोई क्वेश्चन है। क्या बोलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ आपको 1 लाख रुपए। ठीक है। 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया हुआ 40,000। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ 60,000, ये भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। करंट असेट्स दिया हुआ मुझको 70,000, ठीक है। और प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है? 0.8:1, ये भी ठीक है। अज्यूमिंग दैट देयर आर नो फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या निकालना है आपको? फिक्स्ड असेट्स निकालना है। अच्छा, सबसे पहले मेरी कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 41 नहीं जो कर लिया था। हाँ कोई नहीं, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोप्राइटरी रेशियो देख रहा हूँ कितना, 0.8:1। आप मुझको बताओ यहाँ पे 0.8 ये क्या है, क्या होता है? सर 0.8 सर हमारा ये इक्विटी हो गया शेयर होल्डर्स का। इक्विटी होता है, ठीक है। और 1 क्या होता है? सर ये हमारी टोटल एसेट होगी। तो टोटल असेट्स तो मुझको दिख नहीं रहे, लेकिन इक्विटी तो मुझको दिख रहा है। हाँ इक्विटी में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल ये आ जाएगा, और क्या आएगा? सर प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल आ जाएगा, और क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ सर। ये तीनों मेरे पास कहाँ पर आ जाएंगे? ये 0.8 पर आ जाएंगे, और तो नहीं है ना कुछ? नहीं। पक्का? हाँ। तो आपने मुझको बताया कि भैया शेयर्स होल्डर्स फंड में आप लिख दो 1 लाख रुपए, आप लिख दो 40,000, आप लिख दो 60,000। ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया आपको? हाँ कि सर। टोटल असेट्स यहाँ चल जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। अपॉन कितना हो जाएगा? टोटल 2 असेट्स। लाख तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2.5 लाख रुपए के क्या आ जाएंगे? टोटल असेट्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मुझसे पूछा क्या गया था? मुझसे पूछा गया था फिक्स्ड असेट्स। अब मुझको जब 2.5 लाख रुपए के टोटल मिल गए, और उसमें से मैं अगर माइनस कर दूँ क्या? इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, ये दोनों अगर आपको ध्यान हो तो ये दोनों कहाँ पर आते हैं? इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स हमारे आ जाते हैं सर करंट करंट एसेट्स एसेट्स में। ठीक है। तो आप मुझको बोल रहे हो कि भैया टोटल असेट्स में से आप इन्वेस्टमेंट भी माइनस कर लो, करंट भी माइनस कर लो, जो बच जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? फिक्स्ड असेट्स हो जाएगा। क्लियर? जी सर। मेन है आज जो हमने बात करनी स्टार्ट करनी वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और अभी तक हम किस में हम बात कर रहे थे? इस रेशियो को मैं क्या बोलता हूँ? सॉल्वेंसी रेशियो, यही है ना? हाँ यही चल रहा ना? हाँ। ये इसका लास्ट स्टेप, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये क्या बोलता है कि दिस रेशियो इज ऑल्सो टर्म्ड एट डेट सर्विस रेशियो। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मैं आपसे पूछूं कि भैया दूसरा नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? डेट सर्विस रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का दूसरा नाम क्या है, तो हम बोलेंगे डेट सर्विस रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। याद रखना, प्रॉफिट बिफोर मतलब पहले, किससे पहले? इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले और इनकम टैक्स चार्ज करने से पहले, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आंसर काय पर आएगा? आंसर आएगा टाइम्स पे आएगा। क्लियर हुआ? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी पेड आउट। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। सबसे पहले एक बार मैं इसका सिग्निफिकेंस पर पढ़ के देखता हूँ क्या बोलता है कि दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट चार्जेस। क्या समझ में आया आपको यहाँ पे पढ़ के? इतना पढ़ के जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ? तो लिख रहे हैं कि दिस रेशियो इंडिकेट्स, क्या बता रहा है? हाउ मैनी टाइम्स, ध्यान से समझना, हाउ मैनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस मेरे लिए खर्चा है, आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बिजनेस करने के लिए कहीं से लोन वगैरह लिया,
डिबेंचर्स वगैरह लिया तो उसके बदले पर मुझको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट में कहाँ से दूंगा भैया? प्रॉफिट कमा के ही तो दूंगा। हाँ। और कहीं से तो मैं दे नहीं सकता। अब जब आपको इतनी बात समझ में आई तो सिग्निफिकेंस फिर से पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ मैनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्जेस आर कवर्ड, बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू पे इंटरेस्ट चार्जेस। समझ में आई बात या नहीं आ रही? A long-term lender is interested in finding out whether the company will earn sufficient profits to pay interest charges regularly. ये लॉन्ग टर्म लेंडर कौन है? जिसने हमारी कंपनी को पैसा दिया हुआ। ये जो लॉन्ग टर्म लेंडर है ये कौन है? जिसने हमारी कंपनी को क्या दिया हुआ? पैसा दिया हुआ। ये क्या चाह रहा है? Interested in finding out whether the business will earn sufficient profit to pay the interest charges regularly. आई बात समझ में? ये जो लॉन्ग टर्म लेंडर है भैया ये चाह रहा है कि जो बिजनेस है क्या भैया ये मेरा जो इंटरेस्ट है मुझे रेगुलरली दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते? आई बात समझ में? दिस रेशियो मेजर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म लेंडर्स। अगर ये क्या है, ये रेशियो बढ़िया है तो भैया क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी किसको? लॉन्ग टर्म लेंडर्स को। द हायर द रेशियो मोर सिक्योर द लेंडर्स is in respect of payment of interest regularly. क्लियर हो गई बात या नहीं आ रही? अच्छा, आपको पढ़ते हुए ये समझना है कि जब मैं यहाँ पर कहीं से लोन वगैरह ले रहा हूँ, कहाँ से ले सकता हूँ? या तो भैया मैं लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकता हूँ, मैं डिबेंचर्स से ले सकता हूँ, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलता नहीं है। इन दोनों के बदले में क्या देना पड़ता है भैया? इंटरेस्ट मुझको देना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो लोग क्या चाह रहे हैं कि भैया ये रेशियो क्या होना चाहिए? हायर होना चाहिए। जितना ये हायर रहेगा उतना ही क्या मिलेगी उनको? क्या मिलेगी? उतना ही सिक्योरिटी, उतना वो सिक्योर रहेंगे। इफ प्रॉफिट जस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट इट इज अनसेफ पोजीशन फॉर द लेंडर्स। आई मेरी बात समझ में? अगर जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर है? इंटरेस्ट के बराबर है तो क्या सिचुएशन बढ़िया है? नहीं भैया नहीं, ये सिचुएशन बढ़िया नहीं है। एक अनसेफ पोजीशन है। किसके लिए? लेंडर्स के लिए एज वेल एज फॉर द कंपनी के लिए भी है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि भैया शेयर होल्डर्स के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। दिमाग में क्या लेके चलना है कि जब कंपनी भैया प्रॉफिट कमाएगी पहले तो भैया वो क्या करेगी? बाहर वालों का पैसा देगी, सच एज इंटरेस्ट। जो बच जाएगा फिर वो शेयर होल्डर्स के बीच में बढ़ता है। आ रही है बात समझ में? ये जानी आ रही? पक्का? फिर से आते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस रेशियो इज टर्म्ड एज डेट सर्विस रेशियो भी इसका नाम है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख गया। आई बात समझ में? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला आंख बंद करके बोलो क्या है? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स अपॉन फिक्स चार्जेस फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। आंसर काय पर आता है? टाइम्स पर आता है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ विच द इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी पेड। यहाँ से देखो, यहाँ से लाइन, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स इज टू बी पेड आउट। समझ में आया? फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस इंक्लूड्स क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ। एन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। बढ़िया कौन सा है? कि कम से कम 6-7 गुना होना चाहिए। 6-7 गुना का क्या मतलब है? देखो कि 6 to 7 अगर मैंने 1 रुपये देना है तो मेरा 7 रुपये का प्रॉफिट हो। अगर मैंने 1 रुपये का इंटरेस्ट देना है तो मेरा 6-7 रुपये का प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड appropriate. It also indicates the extent to which the profits can be declined without in any way of affecting the firm's ability to meet its fixed interest obligation. ठीक है जी? इलस्ट्रेशन नंबर 42 देखते हैं क्या लिखते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ KX लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, देखो क्या दिया हुआ? आफ्टर टैक्स। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो भैया हम तो बिफोर लेके चलते, नहीं आया समझ में? अगर आप फॉर्मूले में देखो तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? प्रॉफिट बिफोर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ?
आफ्टर After दिया हुआ, tax. तो मुझे इसमें दोबारा से टैक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड Reduce करना पड़ेगा। add करना। 40 लाख रुपए के देखो 12% डिबेंचर है ऑफ 100 सिर्फ आपको ध्यान यहाँ पर देना है। ये दिख रहा है आपको 12%। हाँ। 12% क्या है, इंटरेस्ट का रेट है। नहीं आया समझ में, आ गया। आ रहा है समझ में। 12% क्या है, इंटरेस्ट का रेट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और टैक्स रेट क्या दिया हुआ, 40% दिया हुआ। स्टेट इट सिग्निफिकेंस ऑल्सो विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेंज इफ ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम, मतलब क्या होता है, वापस करना डिबेंचर्स ऑफ ₹5 लाख एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम रेट ऑफ अ नेट प्रॉफिट एंड अज्यूम दैट टैक्स रेट विल नॉट बी चेंज। कब का, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का है, 2018 का। करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिख दिया, अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है। सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला है, आंखें ऊपर छत में देख के बताओ। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीक अपॉन दिस अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, कोई दिक्कत तो नहीं हाँ है। सर। इन द अबव क्वेश्चन नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस गिवन, अगर बिफोर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भैया यहाँ पर क्या दिया हुआ, आफ्टर दिया हुआ, तो मुझको आफ्टर को क्या बनाना पड़ेगा, बिफोर बनाना पड़ेगा। वियर एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दिस रेशियो, ये आप समझ गए। अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, ध्यान से समझो, इफ बोला गया, इफ में ध्यान दो। वो बोल रहे कि अगर भैया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 60, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 100। सुनो ध्यान से। अब आप बोलोगे भाई ये वाली बात कैसे आई, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे देखो, ये टैक्स रेट कितना दिया हुआ था, 40% दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था। दिया था। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो 100 में से मैं 40 रुपये टैक्स भरूंगा। नहीं आया समझ में। 40% टैक्स रेट का क्या मतलब है कि अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो कितना टैक्स भरूंगा, 40 रुपये। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। हाँ। तो अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा, 40 रुपये टैक्स भरूंगा, तो मेरी जेब में 60 रुपये तो बचेंगे। नहीं समझे। समझा अब वापस आओ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट कितना है 60 है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मस्ट भी कितना होना चाहिए 100। समझ में आया। ये मैंने क्या 40 का डिफरेंस अपने दिमाग से लिया, आंसर है नहीं, ये तो क्वेश्चन में क्या करा था, गिवन दिया हुआ था। इतना पहले सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। क्या ये वाली बात समझा पाया मैं। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 लाख, अब सुनना, अब सेम कंडीशन, पहली वाली कंडीशन से हम दूसरी वाली कंडीशन बना रहे हैं। सो मत यहाँ पर, अगर टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट है वो है भैया 6 लाख रुपए, तो उससे पहले के प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60। आई बात समझ में। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 10 लाख में। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। हाँ सर। ये 10 लाख तक पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। 10 लाख क्या हो जाएगा, बिफोर में हम पहुंच गए। क्लियर हुई बात या नहीं आ Clear रही। सर। अच्छा, इसमें क्या था, इंटरेस्ट था। देखो मैंने कैसे करके देखा, मैंने आपको अभी जूम करके बताया। इस डिबेंचर का नाम क्या होता है, 12% डिबेंचर है। इस डिबेंचर का क्या नाम है, 12% डिबेंचर। इस डिबेंचर का क्या नाम है, 12% डिबेंचर। लेकिन ध्यान देना, जो 12% है ये क्या है, इंटरेस्ट। 12% का क्या मतलब है, इंटरेस्ट। आई बात समझ में। 12% का क्या मतलब है, इंटरेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। अच्छा, अब सुनो, देखो यहाँ पर तो मैंने क्या करा, 40 लाख। अच्छा मुझको बताइए 40 लाख कहाँ से आए, ये बता सकते हो मुझको, ये 40 लाख कहाँ से आए, सर ये 40 लाख कहाँ से आए। सर ये जो इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद जो है 40 लाख ये दे रखे है भाई, ये 40 लाख रुपए के डिबेंचर जिसमें है। इंटरेस्ट चार्ज 40 लाख रुपए के डिबेंचर है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपने क्या करा, 40 लाख का 12% निकाला, कितना आ गया, 4,80,000 रुपये। इसको ऐड कर दिया तो हम पहुंच गए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 14,80,000 रुपये में। ये आया समझ में। आगे फिर से बताऊं, आगे सर पक्का। पक्का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1480 अपॉन 480, तो क्या आ गया 3.08 टाइम्स आ गया आंसर। आगे लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये समझना, क्या बोला कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। पक्का। पक्का सर। अब एक और चीज को समझना, अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पार्टनरशिप याद आ रही हो तो मैंने वहां पर इंटरेस्ट को क्या बताया था, इंटरेस्ट के लिए मैं एक वर्ड क्या बोलता था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, याद आ रहा। हाँ। तो सेम यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप प्रॉफिट कमाओ चाहे ना कमाओ, ये तो हमने देना ही देना है।
पता है सर। है ना। सिग्निफिकेंस देखते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इट रिवेल्स द नंबर ऑफ अ टाइम्स इंटरेस्ट ऑन अ लॉन्ग टर्म डेट्स इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल, ठीक है। अ हायर रेशियो एंश्योर सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल इम्प्रूव if company decide to redeem rupees 5 lakh debentures assuming the same rate of net profit and the tax rate will be same। ध्यान से इस चीज को समझो। देखो यहाँ पर एक और पॉइंट बोला गया था, ये यहाँ पर देखना, will the interest coverage ratio change if during the year 2017-18 the company decide to redeem, मतलब क्या होता है वापस करना। रिडीम का क्या मतलब है, वापस करना। क्या वापस करना, डिबेंचर्स होल्डर्स के पैसे वापस करना। रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख एंड एक्सपेक्ट टू द मेंटेन द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड अज्यूम दैट द टैक्स रेट विल नॉट बी चेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट रिवेल्स द नंबर ऑफ अ टाइम्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स इज कवर्ड बाय द प्रॉफिट्स अवेलेबल, जो हमारा 3.08 निकल गया। अ हायर रेशियो एंश्योर सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा सेफ्टी किसको मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म डेट्स को उतनी सेफ्टी मिलने वाली है। अब सुनना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो विल इम्प्रूव, वो बोल रहे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा भैया, इम्प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा अगर इफ कंपनी डिसाइड टू रिडीम रुपीज 5 लाख डिबेंचर्स अज्यूमिंग द सेम रेट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड द टैक्स रेट विल बी सेम। होगा या नहीं होगा। अगर भैया देखो कंपनी अगर 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स वापस कर देगी, देखो अभी तो डिबेंचर्स कितने के हैं, 40 लाख के, अभी तो डिबेंचर्स क्या है 40 लाख के। अगर आप 40 लाख में से 5 लाख के वापस कर दोगे तो कितने बच जाएंगे, 35 लाख के नहीं बच जाएंगे। और 35 लाख के तुम अगर 12% निकाल दो तो क्या आ जाएगा, अगर आप 35 लाख का 12% निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। हाँ। तो अब आप और वो क्या मान के चले कि प्रॉफिट तो सेम ही है और टैक्स रेट भी सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 420 समझ रहे हो, हाँ। ऊपर कितना आ जाएगा मेरे पास 14,80,000, क्योंकि वो बोल रहे वो सेम मान के चलो, है ना। हाँ सर। तो अब देखो मेरे पास रेशो क्या आता है, 14,80,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 कितना आ रहा, 3.52 आ रहा, 3.52 आ रहा है। पहले क्या था 3.08, तो क्या इम्प्रूव हुआ, हाँ जी हुआ। नहीं आया समझ में, हाँ सर आगे। पक्का। कमेंट, नॉर्मली acceptable interest coverage ratio is 6 or 7 times, whereas the actual ratio for this company is 3.08. It means that the profit of this company are 3.08 times in comparison to fixed interest charges. Clear हुआ? Yes, This indicates that the firm will not be able to pay the interest on long term loans regularly. आया समझ में। दिस रेशियो ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। आ भी रहा है समझ में, आ रहा सर, पक्का, हाँ। ठीक है। अब इसके बाद है मेरे पास इलस्ट्रेशन नंबर 43, ये आपको आज पहले होमवर्क में करना है, ठीक है, कोई बहाने मत बनाना। इलस्ट्रेशन नंबर 43 आपके पास होमवर्क है, और उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 44, ये आपके पास होमवर्क है, ठीक है। और बस यही है। और ये केस बेस एमसीक्यू कहाँ से स्टार्ट है, केस बेस एमसीक्यू ये भी आपके पास होमवर्क है, और केस बेस 3 ये भी आपके पास होमवर्क है, और केस बेस 4 ये भी आपके पास होमवर्क है, ठीक है। इतना आपको पूरा करना है। फिर कल से मैं स्टार्ट क्या करूँगा, एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज, ठीक है जी।